गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बातें करेंगे हाउ टू क्लियर योर टैफ एग्ज़ाम। उस एग्ज़ाम से पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं कि टैफ एग्ज़ाम क्या होता है और इसे हम अलग तरीके से क्यों देखते हैं। अक्सर हम लोगों से सुने कि इसमें लेवल्स होते हैं जो क्लियर करना होता है। मिनिमम आपको B2 लेवल आनी चाहिए, तब जाके ये क्लियर होगा, और यहीं से हम कहीं ना कहीं फंसते हुए चले जाते हैं। इसका जो पार्ट है, हम कभी भी TEF कनाडा की बात ही नहीं करते, हम हमेशा DELF इसकी बातें करते हैं। एक्चुअल में दोनों ही लेवल है, दोनों ही एग्ज़ाम होते हैं। जैसे अलग कोई कंट्री है तो वो आपसे डेल्फ की एग्ज़ाम की सर्टिफिकेट मांगते हैं, तो हर किसी को पता है कि आपको फ्रेंच की एग्ज़ाम देनी है या फिर फ्रेंच की सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, तो एवरीवन आस्क लाइक B1 सर्टिफिकेट आपके पास डेल्फ की होनी चाहिए। एक्चुअल में B1 होता क्या है, डेल्फ क्या है, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया, जहाँ पे फ्रेंच से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल वर्कआउट होते हैं, कोई भी कंपनी आपको रखते हैं फ्रेंच से रिलेटेड, तो वो आपसे बोलते कि आपको फ्रेंच आती है, आपने बोला हाँ तो ठीक है, आप डेल्फ की सर्टिफिकेट दे दो। तो डेल्फ की जो सर्टिफिकेट होती है वो B1 सर्टिफिकेट होती है। और डेल्फ जो होता है, यहाँ पे आप डिसाइड करते हो जब एग्ज़ाम देने के लिए जाते हो। डेल्फ आपसे ये नहीं कहता, डेल्फ आपको फ्रेंच नहीं सिखा रहा है, सिर्फ डेल्फ आपसे फ्रेंच का एग्ज़ाम लेता है और आपका जो लेवल है, आपने जो लेवल उससे बोला कि हाँ मैं B1 के लिए कैपेबल हूँ, मैं A1 के लिए कैपेबल हूँ, मैं A2 के लिए कैपेबल, आप जो भी इसके साथ डिमांड करते हो, और वो आपसे आपके अकॉर्डिंग जो भी लेवल आपने डिसाइड किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप जाते हो। आप उसके अकॉर्डिंग जाते हो और आप डेल्फ को कहते हो। जैसे आपने बोला इसकी जो लेवल है A1, A2, B1, B2, C1 और C2, ये इसकी लेवल है। यहाँ पे डेल्फ आपसे कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं करता, आपको बोलता है कि आपकी मर्जी है, आपको कौन सा लेवल देनी है आप डिसाइड कर लो, मेरी फीस है, सबमिट करो और मैं एग्ज़ाम लूँगा और देखूँगा कि आप कैपेबल हो तो मैं आपको सर्टिफिकेट दे दूँगा, और आप कैपेबल नहीं हो तो मैं सर्टिफिकेट नहीं दूँगा। दैट्स इट। आपने कहाँ से पढ़ा हुआ है, किस जगह से पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, इनको इससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहीं से मेन कहानी शुरू होता है। अब सेम चीज़ जो कि डेल्फ की लोग ज़्यादा से जानते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो टैफ के साथ भी बिहेव करते हैं। तो जो डेल्फ की पढ़ने का तरीका है वही सेम चीज़ वो यहाँ भी अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, टीचर भी मोस्ट ऑफ द टीचर आपसे यही डिमांड करता है कि हाँ मैम आपका, या फिर सर आपका A1 होगा, फिर आपका A2 होगा, फिर आपका B1 होगा, फिर आपका B2 होगा, फिर आपका C1 होगा, C2 होगा, एंड वट एवर, देन आप एग्ज़ाम इसके दे सकते हो। मिनिमम आपको B1 B2 रिक्वायरमेंट है, कुछ ऐसे बताते हैं। जनरली आज सभी लोग ऐसे ही बातें करते हैं और उनकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन लोगों ने भी ऐसे करके ही चीज़ें को सीखा है और ऐसे ही एग्ज़ाम दिए हैं, और लोगों को भी वो ऐसे ही बताते हैं, इसमें कोई बुरा नहीं है। लेकिन थिंकिंग का थोड़ी सी फैक्ट है कि आखिर टैफ की एग्ज़ाम फंसती क्यों है, निकलता क्यों नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ है जो हमको समझना बहुत ज़रूरी है। डेल्फ की जब आप स्टार्ट करते हो किसी भी चीज़ को, जो कि कोई भी टीचर जब आपको स्टार्ट करता है तो लेवल वाइज ही स्टार्ट करता है आपको सिखाने के लिए, ठीक है। और यहाँ डेल्फ भी आपसे लेवल वाइज ही बातें कर रहा है। तो दोनों चीज़ें कि डेल्फ भी आपसे लेवल के लिए बातें करता है कि हाँ आपको कौन सी लेवल की एग्ज़ाम देनी है, और आप भी टीचर से वही डिमांड करते हो कि हाँ मैं मिनिमम मेरे को B1 या B2 चाहिए होगा डेल्फ के एग्ज़ाम के लिए। दैट्स इट। सेम प्रोसेस हम क्या करते हैं, टैफ के साथ लगा देते हैं। दो चीज़ें क्लियर हैं, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। टैफ आपसे कभी भी डिमांड नहीं करता कि आपको कौन से लेवल का एग्ज़ाम देना है, वो डिमांड नहीं करता, क्योंकि इसके पास में A1, A2, B1, B2, C1 एंड C2, इन सब का पैसा ये वन टाइम आपसे लेता है। और डेल्फ क्या करता है,
आपसे सिर्फ उसी लेवल का पैसा लेता है जिसका आप क्या करते हो, डिमांड करते हो। तो दोनों में डिफरेंस हो गया कि डेल्फ आपसे जिस चीज का वादा करते हैं आप कि मुझे इसकी एग्जाम देना, बस वो उतना का ही अमाउंट लेता आपसे। टैफ आपसे उतना का अमाउंट नहीं लेता। टैफ आपसे A1 से लेके C2 तक का पूरा पैसा एक बार लेता है। इसलिए आपने देखा होगा इसकी फीस 10,000 से 15,000 के आसपास होती है और इसकी फीस 25 से 30,000 के बीच होती है। ऐसे एज कंपेयर करो तो लमसम उतना ही है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है बिकॉज डेल्फ आपसे सिर्फ उस लेवल के लिए फाइट करता है। सपोज कि कोई गया डेल्फ के पास और बोला A1 मुझे एग्जाम देनी है, तो सिर्फ वो A1 का ही आपको क्वेश्चंस देगा, A1 की ही ओरल होगी, A1 की ही लिसनिंग होगी, A1 का ही राइटिंग होगा, सब कुछ A1 का ही होगा। आपसे कुछ एडवांस नहीं पूछा जाएगा और आपको देखेंगे और वो सर्टिफिकेट दे देंगे। क्योंकि थिंकिंग यही है हमारी कि हमने जो पढ़ा है वही पूछा जाएगा। ऑब्वियसली होता भी यही है कि जो टीचर आपके जिस लेवल के लिए आपने टीचर से डिमांड करा हुआ है वही लेवल का टीचर आपको पढ़ा देते हैं, वही आप प्रैक्टिस करते हो, वही जाके आप एग्जाम दे देते हो। दैट्स इट। मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि डेल्फ की जो परसेंटेज मोर देन 70% है इसकी रिजल्ट रेशियो। इसमें यदि आपने सीरियसली पढ़ा हुआ है और ठीक ठाक आपकी लेवल है 50% पे ये पास आउट कर देते हैं और ये चल भी जाता है। आप कहीं भी जाके B1 की सर्टिफिकेट जिसमें आप पास हो, सिर्फ पास हो और आप लगाओ, आपको कभी ये नहीं बोलेंगे कि हाँ आपका इसमें स्कोर कम क्यों है, ये क्या, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आप ओरल बता रहे हो सारी चीज़ें, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इसके कंपेयर में। टैफ कनाडा में क्या होता है, यहाँ पे इनकी जो टारगेट होती है, क्योंकि हमने तो टारगेट बना के सीखा हुआ किसी भी चीज़ को, जब आप टारगेट बना के कोई चीज़ें सीखते हो और ये टारगेट के अकॉर्डिंग आपसे टेस्ट नहीं लेता, ये तो बिंदास है, इसको पता है कि मुझे एक बंदा जो कि पैसा देके मेरे पास आया हुआ है, कोई जरूरी नहीं कि मुझे A1 की क्वेश्चन उससे पूछनी है, कोई जरूरी नहीं कि मुझे B1, मैंने तो उससे A1 से लेकर C2 तक की पैसा लिया हुआ है, तो मेरी जो क्वेश्चन की लेवल है वो A1 से C2 तक की है और मुझे पास करने की जो कैपेसिटी वो मेरी है, तो मैं तो हर तरह से देखूंगा कि वो A1 भी किया B, तो इसके जो क्वेश्चंस है इसमें A1 से लेके C2 तक के सारे क्वेश्चंस रहते हैं। शुरू में जब आप एग्जाम देने बैठते हो तो आपको कुछ चीजें इजी लगती है, कुछ चीजें मिडिल की लगती है, कुछ चीजें डिफिकल्ट लगती है। एक्चुअल में क्या होता है कि आपको आदत पड़ी होती है इसकी और आप एग्जाम दे रहे होते हो इसकी, तो इसकी परसेंटेज रेट पास करने की बहुत कम होती है। अब चूंकि क्या है कि माइंडसेट को आपको चेंज करना पड़ेगा। अब माइंडसेट कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, हर लेवल को टीचर आराम से पढ़ाती है। जैसे A1 आप करने जाओ, मिनिमम कोई 3 महीने में करा रहा है, कोई 6 मंथ में करा रहा है, कोई 9 मंथ में करा रहा है, जो जैसा इंस्टीट्यूट है, जिसकी जैसी फीस स्ट्रक्चर है उसी के अकॉर्डिंग वो बांट देते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में मैंने देखा हुआ कि A1 को 3 भाग में डिवाइड कर दिया उन्होंने, 12-12 हज़ार रुपया लगा दिए, ठीक है। तो आप एक ही लेवल को करने में 9 महीने लगा रहे हो, 9 महीने नहीं क्या 6 मंथ मिनिमम लगा रहे हो, वहाँ पे उसको 25 से 30 हज़ार रुपया दे रहे हो, ठीक है। और चीज़ें क्या है, वो आपको लेवल वाइज चीज़ें सिखा रहे हैं, ठीक है। कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि हर टीचर अपने आप में परफेक्ट है, उसको आप किसी भी तरह से क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते, ठीक है। रही बात कि हमारी थिंकिंग क्या है, टैफ आपसे कहता है कि आप टीचर के अकॉर्डिंग मत चलो। टीचर आपका एक हेल्प करने वाला है, आप उसके भरोसे नहीं बैठ सकते। दिस इज द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आप कुछ ऐसे समझ सकते हो इसको। जैसे हम जनरल एग्जाम क्या होता है, क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन एक होता है जिसमें हमें डिग्रियां मिलती है, जैसे आप 10th का एग्जाम दियो, आप 12th का एग्जाम दियो, आप ग्रेजुएशन का एग्जाम दियो। गवर्नमेंट का मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पास करना है। सेम सिचुएशन यहाँ भी आता है, क्योंकि इनकी एक लेवल डिसाइड है, जिस लेवल के लिए आपने एग्जाम दिया इनका चांसेस है कि हाँ इनको पास करना है, यदि आप ठीक ठाक हो उसके लेवल से आप उतर रहे हो कि हाँ उनको लग रहा है कि चलेबल है, तो 50% नंबर देके आपको पास कर देंगे। इस एग्जाम में ये आप ऐसे एग्जाम समझ सकते हो कि गवर्नमेंट की सरकारी नौकरी वाला एग्जाम है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फेल करना है। ये टफ एग्जाम आपसे सिर्फ फ्रेंच नहीं मांग रहा होता, आपसे वो हर चीज़ मांग रहा होता जो कंट्री में आपको करने वाले हो। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जो थिंकिंग है कहीं ना कहीं इसको लेके बदलना पड़ेगा। अब चीज़ें क्या है, कभी जब भी आप टीचर से पढ़ो, कोई भी टीचर से आप जब पढ़ रहे हो तो टीचर को एक बार में बता दो कि मैम चूंकि ये डेल्फ नहीं है,
तो हमारा लेवल डिसाइडेड नहीं है। तो जो भी चीज़ें आप मुझे सिखाओ वो A1 से लेके C2 तक की सारी चीज़ें सिखाओ। टीचर टारगेट करता है, इसे पढ़ाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, पहले मैं इसको समझा देता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा बेटर में आप समझोगे। तो यहाँ पे जो पढ़ाने का तरीका है, जैसे जिसकी लेवल है A1, अब मान लो कोई टीचर आपको A1 पढ़ा रहा है तो A1 की वो सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। चूंकि लेवल है, एक टीचर मिनिमम 3 मंथ लेता है आपसे, डिपेंड करता है कि वो कितनी क्लासेस दे रहा है। कोई A1 को ही सिखाने में 6 मंथ लेता है, कोई A1 को ही सिखाने में 7 to 8 मंथ भी लेता है, डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम ले रहा है। लेकिन जो भी वो टाइम ले रहा है, इन सारे टाइम में आपको वो A1 की ही सारी चीज़ें समझा रहा है कि हाँ इसका लिसनिंग ऐसा होगा, इसकी राइटिंग ऐसी होगी, इसकी ओरल ऐसी होगी, टीचर आपसे ये पूछ सकता है। और टीचर को बखूबी पता होता है कि आपको A1 में क्या क्या पूछा जा सकता है और वो बेटर तरीके से आपको गाइडलाइंस दे सकता है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, लेवल आपने टीचर से किसी भी पढ़ी, चाहे आपका 6 मंथ में ख़त्म हुआ या 7 मंथ में ख़त्म हुआ या 6, जो भी टाइम लिया टीचर ने, आपको समझा दिया, आपने डेल्फ के पास गए और आपने इसको बोला मुझे A1 का एग्ज़ाम देना। ये आपसे 10,000 से लेके 15,000 के बीच में चार्ज किया और एक प्लेस मुहैया करा देता आपका नियरेस्ट सिटी में। आप दिल्ली में हो तो दिल्ली में, चंडीगढ़ में हो तो चंडीगढ़ में, बैंगलोर में, हर जगह इनकी सेंटर रहती है। चाहे वो कोई भी सेंटर हो सकता है, ये किसी के साथ, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में इनका टाई अप होता है। तो आप जब ऑनलाइन फिलअप करोगे डेल्फ की सर्टिफिकेट और एग्जाम, तो ये आपको सेंटर नियरेस्ट बता देगा कि हाँ आप जिस सिटी में रह रहे हो वहाँ पे कौन कौन सा सेंटर अवेलेबल है डेल्फ का। तो आप फीस भरते हो, आपका एडमिट कार्ड आता है और आप एग्ज़ाम देने जाते हो। और ये प्रॉपर तरीके से A1 के अकॉर्डिंग, A1 के तरह से ही क्वेश्चन बनाते हैं, A1 की तरह से ही आपका लिसनिंग होता है और A1 के तरह से ही आपका एग्ज़ाम भी होता है। बहुत ज़्यादा चांसेस होता है आपका पास करने का, बिकॉज कि आपने कोई ज़्यादा नहीं लिया। दिस इज द एकेडमिक क्वालिफिकेशन। एकेडमिक क्वालिफिकेशन उसको बोलते हैं जहाँ पे लेवल डिसाइडेड है कि आपको इतना ही पढ़ना है, आपको इसी पे प्रिपेयर करना है और आपको इसी का एग्ज़ाम देना है। ये होता है डेल्फ का एग्ज़ाम, जिसमें चांसेस बहुत हो जाते हैं आपको पास करने का। अब हम क्या करते हैं, आपको समझ में आ गया कि डेल्फ क्या होता है। सेम रूल हम टैफ के साथ लगाते हैं। और अब आप देखना कि टैफ में क्या डिफरेंशिएट है और आपका नंबर क्यों नहीं आ रहा है वहाँ पे, और आप अक्सर वो स्कोर क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो वहाँ की थिंकिंग यहाँ की थिंकिंग में थोड़ी सी डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा चीज़ें को। तो देखो टैफ में क्या होता है, टैफ कनाडा क्या करती है, जब आप टैफ की फीस भरते हो तो पहली चीज़ तो आप कोई लेवल डिसाइड नहीं करते हो कि आपको कौन सी एग्जाम देनी है, क्योंकि आप तो डिसाइड करके बैठे हो कि मुझे B2 चाहिए, ठीक है। लेकिन टैफ आपसे प्रॉमिस नहीं कर रहा है कि वो B2 तक का ही क्वेश्चन देगा, वो आपसे प्रॉमिस नहीं कर रहा है, बिकॉज उसका अपना रूल है। ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है, ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। आप ये सोचो, तो आप अपने माइंड में कभी भी लेवल डिसाइड करके मत जाओ। डिसाइड करके लेवल जाओगे बुरा फंसोगे। आप ये सोचो जाके, आप जब भी टैफ की एग्जामिनेशन की तैयारी करने के स्टार्ट करो तो आप हमेशा ये समझ लो कि वो मुझसे A1 से लेके C2 तक का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। दैट्स इट। लेवल डिसाइड करना ही नहीं है। यदि आपने ये मेरी बातें मान ली, दैट्स इट। इट्स गुड कि आप बेटर परफॉर्मेंस कर पाओगे। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है जो मेरे पास पढ़ते हैं, मैंने उनको बोला है कि आप लेवल डिसाइड करने वाला कोई नहीं होते हो, लेवल डिसाइड तो सिर्फ टैफ ही करेगा, ठीक है। अब टैफ कनाडा क्या है, तो यहाँ पे आपने A1 से लेके C2 तक की पूरी फीस भरी है। आपसे टैफ कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा है कि वो कौन सा सर्टिफिकेट आपको देगा, मतलब वो आपको कौन सा लेवल देगा, ये वो प्रॉमिस नहीं कर रहा है। ये आपको बताएगा कि मैं A1 से लेके C2 तक का एग्जाम का हर वो पैटर्न आपसे फॉलो करूंगा, आप मुझे हर वो आंसर दोगे, हम डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी लेवल देनी है, आप डिसाइड नहीं करोगे। पहली चीज आपको समझ में आ गई। तो अब हम गलतियां कहाँ कर रहे हैं, एक्चुअल में क्या है कि गलतियां हम वहां कर रहे हैं जहां पे हम लोग जनरली लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो अब देखो गलतियां आप कहाँ कहाँ पे कर रहे हो। पहली चीज, हमने कोई टीचर हायर करा जिसको मैंने बोला मैम मुझे टैफ करनी है,
ठीक है, टीचर ने बोला इट्स ओके। पहले टीचर ने बोला ठीक है, आपको मैं A1 कराऊंगी, फिर मैं आपको A2 कराऊंगी, फिर मैं आपको B1 कराऊंगी, फिर मैं आपको B2 कराऊंगी, फिर मैं आपको C1 कराऊंगी और फिर मैं आपको C2 कराऊंगी। एक्चुअल में एक चीज़ हमेशा याद रखना, मोस्ट ऑफ द टीचर क्या करते हैं, वो आपको बोलता है कि हम यहीं तक करा देते हैं क्योंकि यहाँ तक ग्रामर सारे होते हैं और एक लेवल आगे करा देते हैं, आपका तो काम चल जाएगा। प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी यहां तक नहीं पहुंच पाता। और अक्सर आपने देखा होगा कि टैफ के एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम होता है, थोड़ा सा एडवांस आपको पढ़ना होता है। तो टीचर ने कहां तक एडवांस पढ़ा है, B2 तक ही एडवांस पढ़ा दिया आपको, ठीक है। बाकी इन्होंने ये बोल दिया कि ये सारे लिटरेचर, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी घर में प्रैक्टिस कर सकते हो। और रियलिटी है, प्रैक्टिस आप कर सकते हो, आप खुद कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बट इतनी भागम दौड़ के लाइफ में खुद प्रैक्टिस नहीं हो पाती क्योंकि उतने सारे रिसोर्स आपके पास नहीं होता कि आप खुद खोज पाओ चीज़ें को। बट कुछ स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं, वो खोज लेते हैं, वो कर लेते हैं, कुछ का वॉकअप बहुत स्ट्रांग होता है, वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं। बट कुछ कैपेबल होते हुए भी लेक ऑफ एजुकेशन, मतलब लेक ऑफ नॉलेज की वजह से वहाँ तक पहुँचे। टीचर यहाँ तक आते बहुत ज़्यादा थक जाती है। ऑब्वियसली टीचर के ऊपर में सारे प्रॉब्लम है, आपको उसको राइटिंग करानी है, ओरल करानी है, लिसनिंग करानी है, एवरीथिंग। तो इतने ज़्यादा हैट्रिक लाइफ हो जाता है कि वो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो भी दम तोड़ देती है। अब चीज़ें क्या है कि 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ और 3 मंथ, यदि सही से देखा जाए तो टैफ की प्रिपरेशन की जो टाइम होती है 6, 6, 12 और 6, टोटल 18 मंथ होता है। तो जेन्युइन लैंग्वेज में बोले कि 18 महीने आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आपका एग्ज़ाम निकलेगा। यदि आपसे कोई ये कह दे तो आप एडमिशन ही ना करो क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं है, ठीक है। तो अब क्या है कि टीचर आपसे कहती है चलो जी ठीक है, मैं आपको करवा दूंगी, आप ज़्यादा टेंशन ना लो, 9 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आप खुद भी प्रैक्टिस से कर सकते हो, ठीक है। वो अब क्या करती है, पढ़ाने का तरीका है कि आपको पहले 3 मंथ में उन्होंने ये पढ़ाया, फिर 3 मंथ में उन्होंने ये पढ़ाया, 3 मंथ में उन्होंने ये पढ़ाया, इन सब की प्रैक्टिस कराई। ऐसे करके आपका एग्ज़ाम मैं कोरे कागज़ पे लिख दूँ नहीं निकलेगा, क्योंकि आप जो तैयारी कर रहे हो ना वो इसकी कर ही नहीं रहे हो, आप तो इसकी तैयारी कर रहे हो डेल्फ की। जब भी आप लेवल वाइज पढ़ने बैठ जाते हो तो समझ लो आप टैफ की नहीं, आप डेल्फ की तैयारी कर रहे हो। टैफ को बाउंड्री नहीं चाहिए। जैसे आपने बाउंड्री सेट कर दिया ना कि 3 मंथ में हम ये करेंगे, 3 मंथ में हम ये करेंगे, 3 मंथ में, आप समझ लो कहीं ना कहीं आप टैफ की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप डेल्फ की तैयारी कर रहे हो। और इट शुड बी बेटर कि आप डेल्फ की एग्जाम दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपका पैसा बचेगा लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि आपको तो करनी है PR के लिए प्रैक्टिस। तो अब हम कैसे पढ़ें, टीचर को हम कैसे कन्वे करें कि मैम मेरे को डेल्फ का मत पढ़ाओ, मुझे टैफ का पढ़ाओ। एजुकेशन दोनों का सेम है लेकिन सोचने के तरीका दोनों का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और ये तरीका आपको निकालना पड़ेगा, वरना यदि ये तरीका नहीं निकला तो मैं फिर से बोल रहा हूँ नहीं निकलेगा एग्जाम। देखो करवा है बट सच है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है लेवल वाइज तैयारी करते हुए और उसको जाके मैं फंसते हुए भी देखा है। मिनिमम जनरली लोगों का B1 आता है, B2 आता ही नहीं है, जहाँ पे आपको 50 मार्क मिले, आता ही नहीं है क्योंकि आपकी जो मेहनत है वो लेवल वाइज है। तो अब जब लेवल वाइज मेहनत करोगे तो कितना ही लेवल तोड़ लोगे, आप तोड़ ही नहीं सकते, लेवल ही नहीं टूट सकता। वो आके B1 तक दम तोड़ देता है क्योंकि उसको भी पता है कि आपकी लेवल वाइज तैयारी है, आप 1 स्टेप 2 स्टेप ज़्यादा तीसरा स्टेप फान जाओगे, उससे ज़्यादा नहीं जा पाओगे। क्योंकि टैफ की जो टीचर आपकी ओरल ले रही होती है ना, वो उसी समय समझ जाती है कि आपने तैयारी करी कैसे, आपकी लिसनिंग उसी समय समझ जाते हैं कि आपकी तैयारी क्या है। तो सर आप बोलोगे सर ये तो बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है, कन्फ्यूज़न यहाँ कुछ भी नहीं है। आपने टैफ की तैयारी कुछ ऐसे ऐसे कर दिया है, आप टैफ की तैयारी कुछ ऐसे कर रहे हो, बट क्या आपकी टैफ की तैयारी आपको ऐसे करनी थी, मतलब सिंपल वे पे तैयारी करनी है। अब वो सिंपल वे क्या है मैं आपको एक एक तरीके से बताता हूँ। जब भी कोई आप एक टीचर हायर करो टैफ के लिए,
टैफ कनाडा स्पेशली मैं आज बातें कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में। तो यहाँ पे टीचर को बोलो कि मैम आपको ना मुझे A1 से लेके B1 तक की, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा ग्रामर होता है, इसी में सबसे ज़्यादा ग्रामर होता है, तो आप बोलो टीचर से कि टीचर मुझे ना आप A1 से लेके B1 तक की सारे ग्रामर आप 3 मंथ में करा दो। टीचर सुन के अवाक हो जाएगी, हाउ इट इज पॉसिबल, बट एवरीथिंग इज पॉसिबल। और आराम से टीचर को बोलो कि मैम 2 डिमांड करो कि मैम विद इन 3 मंथ आप मुझे A1 से लेके B1 तक की सारी ग्रामर करा दो, और रिलेटेड टू जितने भी वॉकेब है, क्योंकि ग्रामर जब आप करोगे तो आपका वॉकेब जो है, वर्ड मीनिंग, वो स्टोर होता है। जैसे ऑब्वियसली है, आपको एक टीचर सब्जेक्ट सिखाएगी, वर्ब सिखाएगी, ऑब्जेक्ट सिखाएगी, ऑब्जेक्ट से पहले आपको आर्टिकल सिखाएगी, तो जैसे जैसे आप ग्रामर सीखोगे आपको मतलब की वॉकेब धीरे धीरे स्टोर होता जाएगा। तो आप 2 चीज़ों से बचोगे किससे? तो आप 2 चीज़ों से बचोगे, और वो चीज़ें क्या होगी? पहली चीज़ें होगी आपका फ्री में वर्ड मीनिंग तैयार होगा। अब मान लो कोई टीचर है जो ABCD से स्टार्ट कर रही है, फिर आपको डेज सिखा रहे, मंथ सिखा रहे, कलर सिखा रहे, एडजेक्टिव सिखा रहे, हर चीज़ सिखा रहे, बट उसका यूज़ नहीं हो रहा है, तो कोई फायदा नहीं है। आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आपको पता होना चाहिए कि टीचर हमें समझा क्या रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है या फिर वर्ब में कौन सी टेंसेस के बारे में बात कर रहा है। यदि वो ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है तो उसकी आगे की आर्टिकल, एडजेक्टिव, ये सब क्या है, तो आप भी एक कॉन्सेप्ट में क्लियर रहोगे कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, और दूसरा आप ये भी क्लियर रहोगे कि हमारा इसका यूज क्या है। तो टीचर से आप डिमांड करो कि टीचर आप मुझे किसी भी हालत में विद इन 3 मंथ आप ग्रामर सिखा दो, जो कि मैं बच्चों को सिखाता हूँ। मेरा इंस्टीट्यूट जो है लॉ BBP फ्रेंच एकेडमी, आपको विद इन 3 मंथ के अंदर में आपको B1 तक की सारे ग्रामर और वॉकअप कंप्लीट करता है। यहाँ पे देखा गया है कि बच्चा जब ये कर रहा होता है तो उसको मतलब भर का सारे ग्रामर, मतलब भर की सारी वॉकअप और मतलब भर की सारे ओरल धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है। तो आपको अनबिलीवेबल चेंजिंग आपके अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि आप पढ़ाई अब बाउंड्री के लिए नहीं कर रहे हो, अब बाउंड्री पार जाने के लिए कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे ही आपने ये सिस्टम में आया, आपका टीचर विद इन 3 मंथ में ये कंप्लीट करा दिया, तो अब आपके पास में ये प्रॉब्लम नहीं है कि सेंटेंस कैसे स्ट्रक्चर होगा, ये कौन सा टेंसेस में है, यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगा हुआ, ये क्या। आप बाउंड्री फ्री हो, क्योंकि आपने बाउंड्री के हिसाब से पढ़ा नहीं है, क्योंकि आपको बाउंड्री में एग्जाम नहीं देनी है, आपने कोई लेवल डिमांड नहीं किया, टैफ आपसे कोई लेवल का डिमांड भी नहीं कर रहा है, तो आप बिना डिमांड का पढ़ रहे हो। तो आपने पहला स्ट्रेटजी आपने सेट किया कि विद इन 3 मंथ मुझे मैम B1 तक का सारे ग्रामर क्लियर चाहिए। टीचर यदि आपका जेन्युइन है और वो B1 तक का आपको ग्रामर करा देता है और ढंग से एकदम इजी वे में, और यहाँ भी ग्रामर जब कराए तो हमेशा याद रखो, जो अच्छा टीचर होगा आपको 80% ऑन ट्रिक्स ग्रामर सिखाएगा, जहाँ पे आपका दिमाग खराब नहीं होगा, आप इजी वे में आराम से सीखते चले जाओगे। ठीक है, क्योंकि टीचर जो है वो फ्रेंच की जो ओरिजिनल टीचर है, जिसने फ्रेंच को वाकई सीखा हुआ। अब वो नहीं कि 4 लाइन इंग्लिश बोलता है और बहुत अच्छा आपको लग रहा है और आपको समझा रहा है, आपको बड़ा मजा आ रहा है, और 3 महीने के बाद पता चला रहा है कुछ नहीं आ रहा है, तो वैसा टीचर मत खोजना। आप भी टीचर की थोड़ी क्वालिटी देखो कि टीचर क्या है, जो कि टीचर कुछ भी एक टॉपिक समझा रहे तो क्या समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, उसका समझाने का तरीका क्या है, ये सब चीज़ पहले 2-3 क्लास में फिक्स करो। देखो, मैं गोल्ड मेडलिस्ट फ्रेंच में हूँ, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, एक अच्छा खासा फ्रेंच टीचर भी आपको ढंग का समझा सकता है, तो जिससे आपको ढंग से समझे उसी टीचर को पकड़ो स्टार्टिंग में। वो टीचर मतलब कि बहुत अच्छा टीचर है, ये करा दे, वो बहुत अच्छा है, बट आपको घंटा नहीं समझ में आ रहा तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आपके पास में जो फर्स्ट टीचर हो वो ऐसा टीचर हो कि वो जो भी समझाए आपको समझ में आए। तो थोड़ा बहुत रिसर्च करोगे, आपको पता चल जाएगा। 1-2 टीचर से जब क्लासेस लोगे तो कंपेयर कर पाओगे कि हाँ वो समझा रहा था तो कैसा था, ये समझा रहा था तो कैसा है, उससे ज़्यादा बेटर समझ में आ रहा है। 2-3 ट्रायल ले लो। देखो, आपको करना है तो आपको थोड़ा प्रोफेशनल भी बनना पड़ेगा। कोई देखो, मैं ऐसे बातें कर रहा हूँ तो मैं अपने इंस्टीट्यूट को उतना इंसिस्ट नहीं कर रहा हूँ आपको, बट बहुत सारे टीचर मेरी बातें सुन के गुस्सा हो जाएंगे, बट ऐसा है। मैंने भी कम से कम भी जब भी फ्रेंच सीखा, 2008 में मैंने फ्रेंच सीखना शुरू किया था, तो आप बिलीव नहीं करोगे 2008 में मैंने 10 टीचर चेंज कर दिए थे।
तो मुझे पता है कि जब आप चेंज करोगे तो चीज़ों को समझ पाओगे, कि कंपेयर कर पाओगे, कि शुरू में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है समझने का कि कैसे मैं टीचर को पहचानूं, और कोई आपके पास में ये नहीं समझा सकता कि हाँ ये टीचर बेटर है। आप खुद डिसीजन लोगे, सबसे पहली चीज़ आप खुद डिसाइड करोगे, क्योंकि पैसा आप पे कर रहे हो, मैं पे नहीं कर रहा हूँ। देखो मान लो स्टार्टिंग का 10 टीचर चेंज करने में मुश्किल से 5,000 चला भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको 50-60 हज़ार का चीज़ें मिलने वाला है। तो एक तो सबसे पहले डिसीजन मेकिंग क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए कि आप क्विक पोजीशन पे खड़े होकर डिसीजन ले पाओ, ठीक है। अब आते हैं आगे। अब जब हमारा विदिन 3 मंथ के अंदर में A1 से लेके B1 तक के सारे ग्रामर कंप्लीट हो गया है, तो अब बचा है हमारे पास 6 मंथ। इसी में आप एक चीज कोशिश करोगे, ग्रामर जो सीखोगे और जो इसके साथ वर्ड मीनिंग सीखोगे, टीचर से आप बोलो कि मैम आपको ना मुझे ऑडियो प्रोवाइड करो वर्ड मीनिंग लर्न करने के लिए, स्पेलिंग के साथ मत लर्न करो, क्योंकि स्पेलिंग लर्न करोगे आपको समझ ही नहीं आना कुछ भी, ठीक है। आप ओरल लर्न करो, सुन के लर्न करो, जैसे किसी बोंजूर गुड मॉर्निंग, आप बियांतो सी यू सून। तो ऐसे वाला वीडियो टीचर से मांगो, टीचर के पास अवेलेबल रहता है, वो आपको दे देगा। पाख टू स्पीक, तो जो भी वर्ब लर्न करो, जो भी वॉकअप लर्न करो, जो सिंगल वर्ड की जो भी इंफॉर्मेशन है, डेज नेम, मंथ नेम, कलर नेम, ये सब सारे को लिसनिंग मटेरियल प्रोवाइड कराओ। टीचर को बोलो कि मैम आप लिसनिंग दो, और आप क्या करो, जब टीचर ग्रामर सिखा रहे तो उस कंडीशन में टीचर ऐसा खोजना जो आपको क्लास में ही सारे चीज़ कराने का कैपेसिटी अपने पास रखती हो, ताकि बाहर का जो टाइम हो, जैसे मान लो आप विदिन वन डे में आप 3 घंटे दे रहे हो फ्रेंच के लिए, ठीक है, तो टीचर को सिर्फ 1 घंटे दो ग्रामर कराने के लिए, और टीचर को इंसिस्ट करो कि मैम आप करा सकते हो, और ऑब्वियसली वो करा सकती है, ठीक है, क्योंकि उससे बेटर आपको नहीं पता, 100% करा सकती है, क्योंकि जो भी वो ग्रामर कराएगी 80% आपको ट्रिक्स में करा देगी, 20%, और सारे क्लास का वीडियो जरूर रखो अपने पास में, जो भी रिकॉर्डेड क्लास चल रहा है आप रिकॉर्ड कर लो, ठीक है, ताकि बाद में भी जाके उसको सुन सको कोई प्रॉब्लम हो तो। इसमें से 2 घंटे आप अपना निकालो सिर्फ लिसनिंग के लिए, शुरू से क्लियर होना चाहिए। 1 घंटे ग्रामर के लिए और 2 घंटे लिसनिंग के लिए। लिसनिंग में क्या करोगे, वर्ब याद करो सुन के, वर्ड मीनिंग याद करो सुन के, हर चीज सुन के याद करो। स्पेलिंग के चक्कर में भी फिलहाल 3 महीने रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले बोला है आप टैफ की तैयारी कर रहे हो, डेल्फ की नहीं कर रहे हो, तो आपको स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये करके आप विदिन 3 मंथ में ये करोगे। बाकी का जो 3 मंथ बचे इसमें राइटिंग और ओरल प्रैक्टिस दबा के करो, और ये हो जाएगा, क्योंकि आपने 2 घंटा लिसनिंग का दिया हुआ, तो आपको सुनने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज आपने ओरिजिनल साउंड सुना हुआ है अपने माइंड में। तो चीज़ें क्या है, क्योंकि देखो हमेशा याद रखो कि जब लेवल तैयार होता है ना, तो सुनने में ये आता है कि सर मुझे तो बोलना आ जाता है, लिखना आता है, तो समझ में ही नहीं आता, आपने गलती करी हुई है इस मंथ में। तो इसलिए जो भी चीज़ लर्न करना है वो आपको सुन के लर्न करना है, ठीक है। इसके बाद जो 3 मंथ है इसके लिए टैफ की भरपूर सैंपल पेपर से लेके एवरीथिंग प्रैक्टिस करो टीचर के साथ में, और यदि इस रूल से आप चले तो मैं आपसे गारंटी लेता हूं आपका 100% रिजल्ट पक्का है। और आप B2 की क्या ख्वाब देख रहे हो, आप आराम से C1 और C2 तक भी जा सकते हो, क्योंकि आपने लेवल वाइज नहीं पढ़ी है। और गारंटी है जो आदमी बाउंड्री सेट करके कुछ नहीं करता है तो वो हमेशा बाउंड्री के पार जाता है। स्पेशली मैं हर चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं टैफ की बात कर रहा हूँ। तो टैफ में कभी भी बाउंड्री के हिसाब से मत करो कि हाँ मिनिमम B2 चाहिए, मिनिमम आपको बाउंड्री छोड़ के, और जैसे मैंने बताया ऐसे आप पढ़ोगे, गारंटी बताता हूँ आपका टैफ क्लियर हो जाएगा। और ज़्यादा दिनों में नहीं, सिर्फ 9 मंथ सफिशियंट है। और ऐसे बाउंड्री पकड़ के पढ़ोगे तो ये किसी का 12 महीने जाते हैं, तो किसी का 1.5 साल लगता है, किसी का 3 साल लग जाता है, कोई 2 अटैम्प्ट दे रहा था, कोई 3 अटैम्प्ट दे रहा था, एग्जाम नहीं निकलता। तो अब ये आपके ऊपर है कि तैयारी कैसे करनी है। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। यदि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं डेफिनेटली उसका आंसर आपको दूंगा। थैंक यू।